गर्भावस्था में कौन कौन से ग्रहों का योगदान रहता है, इसको मैं अभी प्रेजेंटेशन से बताता हूँ। आज के टॉपिक पर आ गए हम। मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी रूल्ड बाय प्लैनेट। आचार्य बारहमिरी ने हमें 9 मंथ्स के लिए 9 प्लैनेट्स के बारे में व्याख्या की है। जब प्रथम मास की बात की जाती है तो शुक्र और मंगल का दोनों का आपस में जब मिलन होता है, शुक्र वीर्य, मंगल रक्त रज, स्त्री के माहवारी के दौरान जब स्त्री की माहवारी, जब ये कंसेप्शन होता है, तो जब माहवारी नहीं होती है तो उसी माहवारी के दौरान जो एग होता है, उसी तरह से शुक्र और एग यानी वीर्य और ओवरी, ये दोनों को मिलन से एक भ्रूण का एक तरह से बीज पड़ता है। तो जब ये बीज पड़ता है, उसका पहले महीने का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है, और जो दूसरे महीने का स्वामी होता है वो मंगल होता है, क्योंकि मंगल देह का कारक है। तो बीज पड़ने के बाद मंगल के अंदर जब ये बीज अपना मिलन हो जाता है इस 1 महीने के अंदर, तो मंगल का प्रभाव आता है और मंगल एक इनिशियल शेप के रूप में उभर के आता है। और जैसे जैसे ये आपस में उन 15 दिनों के अंदर, कंसेप्शन के 15 दिन के अंदर ये जब मिल जाते हैं, शुक्र, बीज, मंगल और उसका जो स्त्री का जो ओवरी का जो संगम होता है, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये इस तरह से ये एक भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो पहले मंथ का जैसे बताया कि वीनस, जो कि ओव्यूलेशन का टाइम है, जब स्त्री का भ्रूण का समय होता है, जब स्त्री का जब भ्रूण बनने के समय जो दोनों का मिलन होता है, तो उसको ओव्यूलेशन टाइम कहते हैं। तो उसके अंदर उस 1 महीने के अंदर इन दोनों के रक्त रज और वीर्य के संगम से पिंड, एक तरह से उसको पिंड भी कह सकते हैं, कि जो पिंड उत्पन्न होता है या जो पिंड का निर्माण होता है उसको भ्रूण कहते हैं। और सेकंड मंथ में इसका जो मार्स है, मार्स यानी देह, मार्स यानी मंगल, मार्स यानी अग्नि, और वीनस जो शुक्र का रूप हो गया, और मार्स हो गया हमारा देह का रूप। तो इनकी जो जब ये दोनों का मिलन होता है तो ये इनिशियल शेप का निर्माण करता है। जब ये दोनों 1 महीने से लेकर 2 महीने के अंदर जब ये पूरी तरह से गर्भ के अंदर सेट हो जाती है, जैसे कि धरती के अंदर बीज पड़ा और धरती में हमने पानी डाला, और उसके बाद दूसरे महीने में वो बीज धरती के अंदर समा, जब वो धरती के अंदर बीज समाता है तो तीसरे महीने में जुपिटर यानी गुरु का रोल शुरू होता है। गुरु यानी ग्रोथ, गुरु यानी वृद्धि, गुरु यानी आशीर्वाद, गुरु यानी आकाश तत्व, आकाश जो हमें ईश्वर का आशीर्वाद दे। और ये उस समय स्प्रॉटिंग का टाइम होता है, अंकुरित। मैं जिस तरह से आपको ये समझा रही हूँ, उसको ये मिट्टी से लेकर इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये इससे धीरे धीरे हमें इन चीजों के बारे में समझ आ जाएगा। तो जुपिटर यानी ग्रोथ, और उससे जब बीज के अंदर जब बीज प्रस्फुटित होता है, अंकुरित होता है, तो वो मिट्टी से बाहर आता है। मिट्टी से बाहर आके उसकी कोंपल दिखती है। वो कोंपल अपने आप में एक छोटा सा एक पौधे का रूप लेती है, या पौधे का रूप लेती है, और इसी तरह से गर्भ के अंदर वो पौधा एक पिंड का रूप ले लेता है और वो बढ़ना शुरू होता है, स्प्रॉटिंग, वो बढ़ना शुरू होता है। 4th मंथ में सन का रोल शुरू होता है। सन यानी बोन्स, हड्डियों का कारक, और धीरे धीरे भ्रूण अपने अस्थि, उसके अंदर अस्थियां बननी शुरू होती हैं। वो एक बीज के आकार, एक छोटा सा, जैसे एक बीन होता है, एक बीन की फली होती है, उसमें जो बीज होता है किडनी बीन के आकार का एक छोटा सा एक रूप बन जाता है। 5th मंथ में उस बीन के ऊपर मून यानी स्किन, मून यानी चर्म, मून के ऊपर ये स्किन की जो फॉर्मेशन होती है, ये मून के कारण होती है। मून को सॉफ्ट प्लैनेट है, तो उस मून के ऊपर बहुत ही पिंक कलर की स्किन का एक फॉर्मेशन होनी शुरू होती है। 6 मंथ में आते हैं तो सैटर्न बालों का कारक है, हेयर्स एंड नर्वस सिस्टम को बिलोंग कर। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं, जो नसें, जब उस स्किन के अंदर स्किन के अंदर जब नसें बननी शुरू होती हैं, तो वो शनि के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और हल्के हल्के रोए हेयर्स पैदा होते हैं, मतलब हल्के हल्के रोए पैदा होते हैं। 7th मंथ में बुध का रोल आता है। बुध यानी ब्रेन, बुध यानी इंटेलिजेंस। यहाँ पर मैं पूरी व्याख्या नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ छोटे छोटे वर्ड्स को लिया हुआ मैंने। मरकरी यानी ब्रेन की डेवलपमेंट। भ्रूण के अंदर जब ब्रेन की एक डेवलपमेंट होती है, यानी उसके अंदर एक चेतन अवस्था आ जाती है। उस भ्रूण के अंदर चेतन अवस्था आती है। अभी वो हिलना डुलना 7वें मंथ में शुरू नहीं करता है, पर उसके अंदर एक चेतन अवस्था आती है और उसको ये समझ आ जाती है, मतलब उस भ्रूण को, उसकी जो अंदर एक चेतन अवस्था होती है, जो कॉन्शियसनेस होती है, उसको ये अवेयर हो जाता है कि वो अपने माता के गर्भ में है। उसको धीरे धीरे ये समझ आ जाती है कि वो कहीं गर्भ में है, या कोई जन्म या जो पिछले जन्म का कोई एहसास भी उसके अंदर होता है। उसके बाद आते हैं 8th मंथ पे। 8th मंथ होते हैं लॉर्ड ऑफ कंसेप्शन।
जो हेल्थ को भी प्रेजेंट करता है। तो लॉर्ड ऑफ कंसेप्शन का यहाँ पर मैं अभी इतना ज़्यादा रोल नहीं दिखा रही हूँ, इस पर रिसर्च अभी बाकी है। लॉर्ड ऑफ कंसेप्शन, जिस दिन कंसेप्शन किया उस दिन का जो कुंडली बनी उसका स्वामी लॉर्ड ऑफ कंसेप्शन बनेगा, यानी आधान कुंडली का लग्नेश। आधान कुंडली का लग्नेश 8वें महीने में हेल्थ को बताएगा। 7वें महीने तक एक बच्चे का बीज पड़ने से लेकर उसके विकास तक, उसके डेवलपमेंट तक, उसके ब्रेन तक, उसके कोशिकाओं तक, उसके जो बोन्स के क्रिएशन तक हम पहुंच गए हैं। अब हम इसकी हेल्थ की बात करते हैं। 8वें महीने में क्या होता है कि वो एक बच्चे का स्वास्थ्य, जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है, बीच बीच में डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड करने को कहते हैं, दूसरे महीने, तीसरे महीने, हर महीने, या अगर जैसी जैसी ग्रोथ होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो जल्दी जल्दी बुलाते हैं। 8वें महीने में एक अगर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उससे बच्चे की हेल्थ देखी जाती है, उसका वेट देखा जाता है, उसका वेट भी देखा जाता है, उसकी पूरी ओवरऑल जितनी भी गतिविधियां हैं वो देखी जाती है। तो जब ये लॉर्ड ऑफ कंसेप्शन को हम देखेंगे तो लॉर्ड ऑफ कंसेप्शन एक तरह से हेल्थ को बताएगा कि बच्चे की हेल्थ की डेवलपमेंट, बच्चे की टोटल डेवलपमेंट कैसे। यहाँ पर जो बच्चे माता से जो बच्चे की कॉर्ड जुड़ी होती है उससे जो फूट जाता है उससे उससे से भी पता चलता है कि यहाँ हेल्थ का कैसे विकास हो रहा है। मतलब माँ जितना अपना पौष्टिक भोजन लेगी बच्चे का विकास उतना ही अच्छा होगा। माँ जितना अपना केयर करेगी बच्चे के ऊपर उतना ही बच्चा उतना ही हेल्दी बनेगा। तो 9th मंथ में आते हैं उद्वेग, मून। मून यानी मूवमेंट, मूवमेंट यानी उद्वेग। वाराविरी ने यहाँ पर संस्कृत में बताए थे, इसको मैंने थोड़ा अनुवाद करके बताया है। उद्वेग, मून होता है उद्वेग, यानी कि बहुत चंचलता। और 8वें से 9वें महीने बच्चे की जो 7वें महीने से बच्चे की थोड़ी थोड़ी जो मूवमेंट शुरू होती है, 8वें महीने में मूवमेंट वो पूरा डाल करता है। और 9वें महीने में उसकी वो बच्चा पूरा ऊपर से नीचे तक घूमना शुरू हो जाता है। ऊपर से नीचे उसकी एक मूवमेंट होती है ऊपर से नीचे की, वो घूमना शुरू हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है और अब वो घूमने लायक है और माँ के गर्भ से आने को बहुत उसके अंदर उद्वेग है, यानी चंचलता, वो बाहर आना चाहता है, उसके अंदर बड़ी बहुत छटपटाहट होती है। 9वें महीने का महीना माँ खुद महसूस कर सकती है। जो जो भी स्त्रियां इस सुखद एहसास से निकली है उन्हें मालूम है कि 9वें महीने में किस तरह से जब बच्चे की मूवमेंट अंदर होती है और बच्चा किस तरह से बाहर आने को आता है, तो जो खुशी आती है, जो माँ के चेहरे पे जो माँ की आंतरिक खुशी होती है, वो सिर्फ माँ ही जानती है। 10th महीने में क्या होता है, उसका स्वामी 10th जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो एक्चुअल पीरियड आता है 9 महीने 9 दिन का। तो 10वें महीने का जो स्वामी है वो सूर्य होता है। सूर्य, आत्मा, डिलीवरी। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो आत्मा है जब पहली बार बंधन में आती है, आत्मा जब किसी शरीर में प्रवेश करती है तो बच्चे के रूप में प्रवेश करती है, और वो जब किसी बंधन में आती है तो उस समय वो माँ के बंधन में काल पुरुष के कुंडली के चौथे भाव में गर्भ में, तो कर्क राशि के स्वामी, तो गर्भ को अगर हम प्रेजेंट गर्भ को लेते हैं तो उसके अंदर जब आत्मा आती है तो उसका जो पहला छुटकारा होता है आत्मा का उसी समय होता है। अष्टम भाव की जब हम बात करते हैं, अगर हम 4, 8, 12 भावों की बात करते हैं, 4, 8, 12 भावों में त्रिकोण भाव आते हैं जो कि जल तत्व को प्रेजेंट करते हैं, साथ में मोक्ष त्रिकोण को प्रेजेंट करते हैं। तो आत्मा का जो पहला मोक्ष है वो माँ के गर्भ से, माँ के गर्भ में जब बच्चा भ्रूण से माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो वो एक तरह से वो आत्मा 9 महीने उसके अंदर उस बच्चे के अंदर रहती है। तो उस बच्चे के अंदर जब वो बाहर निकलती है, जो छटपटाहट होती है उस आत्मा को, वो पहला छुटकारा होता है। दूसरा छुटकारा उसका अष्टम भाव से होता है, 12वें भाव से उसका अंतिम होता है। अंतिम या तो अष्टम से मृत्यु और उसमें अंतिम यानी मोक्ष यानी अनंत। तो यहाँ पर हम जब सन की बात करते हैं तो ये डिलीवरी टाइम है। यहाँ पर सन को हम पंचम भाव से भी ले सकते हैं और इसको डिलीवरी टाइम से भी ले सकते हैं कि यहाँ बच्चे का जन्म हो गया। इसको हम पंचम भाव से की कहते हैं कि आत्मा का प्रवेश पंचम भाव से होता है। इसको इस सेंस में भी हम देख सकते हैं। ये प्रेगनेंसी के स्टेजेस हैं, किस तरह से फर्स्ट मंथ से लेकर बायोलॉजिकल स्टेजेस हैं, पहले मंथ से लेकर दूसरे मंथ में बच्चे का किस तरह से विकास हुआ है, इस तरह से ये इसमें बताएगी। अभी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, जैसे मैंने स्वामी बताए, जिस मंथ में ज्योतिषीय कारण से जो स्वामी पीड़ित होंगे, कुंडली के अंदर अगर 6, 8, 12 का संबंध आ गया या कोई दशा खराब आ गई है या उसपे गोचर का प्रभाव आ गया है, तो उस मंथ में उस स्त्री को, उस फीमेल को वो प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मैं एक उदाहरण दे दूंगी, उस उदाहरण के द्वारा बताऊंगी कि किस तरह से ये इसको कर सकते हैं। कि कुंडली है 30 वर्षीय एक फीमेल की, जिनकी शादी 2019 में हुई है और 2020 में 12 जून 2020 में इनका बेबी हुआ जो डेड हुआ।
8th मंथ में बेबी डेड हुआ, यानी कि इनके 7वें महीने तक इनकी बच्चे की पूरी ग्रोथ थी, और 8वें महीने में इनको पता चला अल्ट्रासाउंड से कि उसके बच्चे की हार्ट बीट बंद हो गई। तो इसको के द्वारा मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। ये धनु लगन की कुंडली है। इस कुंडली में जो लग्नेश है, बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा है और लग्न को दृष्टि दे रहा है। शनि, राहु और केतु 2 और 8 भाव पे हैं। बृहस्पति सप्तम पे है, चंद्रमा उचका होकर छठे में बैठा है, बुध सूर्य है पंचम में, शुक्र मंगल है। इसमें जब इनके प्रेगनेंसी के समय जो दशा थी इनकी, राहु की दशा चल रही थी, जो राहु में बुध की दशा में इन्होंने कंसीव किया। राहु की बुध की दशा इनकी 8 नवंबर 2020 से और 27 मई 2021 तक रही है। उसके बाद इनका जैसे दशा चेंज हुई, राहु में केतु की आई, और राहु में केतु की दशा में 27/5 से जो शुरू हुई दशा, और वो 15/6/2021 तक रही। 12 जून को इनके साथ इनके बेबी का अबॉर्शन करवाना पड़ा, और 27 मई के बाद जो दशा शुरू हुई राहु में केतु। तो राहु इस कुंडली में कुटुंब भाव में बैठा है और शनि के साथ है, और केतु कर्क राशि में ही अष्टम भाव में है। तो हम सप्तम भाव की बात करते हैं, तो सप्तम भाव में बृहस्पति है, जो बच्चे का जो लगन पे दृष्टि डाल रहा है, और इनके एक तरह से इनको संतान के होने की संभावनाएं भी बता रहा है। और साथ ही यदि हम इनका सप्तमेश देखते हैं तो पंचम भाव में है, सूर्य के साथ है, ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। शुक्र मंगल थर्ड में बैठे हैं, और शुक्र मंगल का कनेक्शन आपस में ये भी बहुत अच्छा है कंसीव करने के लिए। चंद्रमा का छठे भाव में जाना जो इनको रोग को बता रहा है, क्योंकि चंद्रमा उचका होने के बावजूद ये छठे भाव में। तो जब इनका कंसीव हुआ 12 जून को, जब इनकी दशा है, तो चंद्रमा इनका उस समय इनकी कुंडली में चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में है, और जिस समय गोचर था उस समय चंद्रमा शतभिजा नक्षत्र में था। जिस तरह से अब क्या हुआ कि इनको 8th मंथ में, जैसे मैंने बताया, 8th मंथ में इनको अबॉर्शन करवाना पड़ा। जैसे अगर एक तो इनिशियल अबॉर्शन होता है, जो कई बार मिसकैरेजेस होते हैं, भ्रूण या जो सही तरह से कंसीव होने के बाद दूसरे तीसरे महीने में भ्रूण सेट नहीं हो पाता है, तो वो अपने आप ही मिसकैरेज हो जाता है। उसके बाद 5वें-6ठे महीने में भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अल्ट्रासाउंड में ही बताया जाता है कि बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो इसको अबॉर्शन करवा लिया जाए। उस समय भी अबॉर्शन को करवा लिया जाता है। अभी जब इनका अबॉर्शन हुआ तो 7वें महीने के बाद हुआ, 7 महीना पूरा होने के बाद हुआ। 7वें महीने का जो स्वामी है मरकरी है, तो मरकरी इनकी कुंडली में मरकरी बिल्कुल सही पोजीशन में बैठा है। मरकरी तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इनकी कुंडली में मंगल शुक्र भी अपनी सही पोजीशन, यानी कि पहले महीने दूसरे महीने में इनका सही चल रहा था। तीसरे महीने की बात करते हैं तो गुरु है, गुरु भी सप्तम भाव में है, उसके ऊपर भी कोई अशुभ प्रभाव नहीं आ रहा है। चौथे महीने में सूर्य है, वो भी पंचम भाव में बैठा है, उसको भी कोई अशुभ प्रभाव नहीं आ रहा है। अब देखिए चंद्रमा को, चंद्रमा छठे घर में है, पर इसमें भी कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने कंसीव किया और 7 महीने तक वो बेबी को कैरी किया। 6 मंथ्स की बात करते हैं, 6 मंथ्स में शनि की बात करते हैं, शनि राहु के साथ है, यहाँ प्रॉब्लम है। शनि का अपनी राशि में होना, राहु के साथ पीड़ित होना, और केतु का कर्क राशि में होना, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है, क्योंकि केतु का कर्क राशि में होना, अष्टम भाव में होना, और शनि का राहु के साथ होना, सूर्य यहाँ पर नवमेश है। और इस तरह से देखिए तो 6 मंथ का स्वामी शनि नर्वस सिस्टम को भी बिलोंग कर रहा है, और 7th मंथ में जो मरकरी है मरकरी के ऊपर कोई ज्यादा खास प्रभाव नहीं है, और 7th मंथ का जो स्वामी है वो भी शुभ अवस्था में है। परंतु कहाँ प्रॉब्लम आई? 8th मंथ में। 8th मंथ में जब ये अल्ट्रासाउंड कराने गए, तो अल्ट्रासाउंड कराने के समय इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके 1 हफ्ते के बाद इन्हें थोड़ी सी अपनी हेल्थ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, जब इन्होंने दोबारा से डॉक्टर से कंसल्ट किया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक कोरोना पीरियड की वजह से हॉस्पिटल्स में विजिट्स नहीं कर रहे थे लोग नॉर्मली, तो इन्हें पता नहीं चला, इनको शुगर डायग्नोज हुई, साथ में इनका बीपी हाई हो गया। तो उस शुगर डायग्नोज हुई, इन्होंने डाइट वगैरह सही ली, और शुगर की वजह से इनके अंदर इनके जो हेल्थ में प्रॉब्लम आई, उसमें शुगर डाउन हुई, हेल्थ में प्रॉब्लम आई, और साथ में बीपी इनका हाई हो गया। तो बीपी हाई होने की वजह से जब इनको 1 हफ्ते तक इनको अपने गर्भ में बच्चे की मूवमेंट नहीं पता चली, इन्होंने घर में भी कुछ खास नहीं बताया, ये नॉर्मल सी पोजीशन समझकर कि
ऐसा होता होगा, फर्स्ट बेबी ऐसा होता होगा, इन्होंने इस पर बॉदर नहीं किया। 1 हफ्ते के बाद ये अपनी नॉर्मल विजिट करने गई, वहाँ अल्ट्रासाउंड हुआ तो बेबी की हार्ट बीट नहीं, तो उन्होंने इमीडिएट जो एक नॉर्मल डिलीवरी करवा के, नॉर्मल इंडक्शन बोलते हैं इसको, उस तरह से डिलीवरी करवा के बच्चे को इसका नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे को इन्होंने डिलीवरी करवाई और बच्चा इनका डेड। तो इसमें मैं यही बताना चाहती हूँ, इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है, बच्चा इनका बहुत हेल्दी भी था, हेल्दी इन द सेंस उसका वेट भी था, पर 8 मंथ में क्योंकि माँ की सेहत, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने की वजह से, जो इन्होंने शुरू से इसको वॉच नहीं किया, ये शायद परिस्थितियां थी ऐसी, इनकी दशा भी जब देखें तो राहु की दशा चल रही है, राहु की दशा में बुध ने कंसीव तो करवाया, परंतु केतु आने से, अष्टम भाव का प्रभाव होने से और चंद्रमा का 6th भाव में बैठने से, और चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में है, यहाँ पर हम सूर्य को देखें तो वो अश्विनी नक्षत्र में है, यानी कि केतु के नक्षत्र में है, बुध वक्री है और ये भरणी नक्षत्र में है। तो यहाँ पर शनि या दूसरा भाव और 8वां भाव पीड़ित है, और साथ में यहाँ पर जो देखा जाए तो कुंडली इतनी खराब नहीं लग रही है, पर शायद दशा और गोचर के हिसाब से यहाँ पर इनको जो बच्चे का बहुत, एक तरह से देखा जाए तो बहुत दुखद परिस्थिति है कि 8 मंथ में तक, 7 मंथ तक अगर कोई फीमेल बच्चे को कैरी करती है, पूरा एक 7 महीने का एक समय बिताती है। तो कहते हैं कि पिता से अधिक 9 महीने अधिक माँ का प्यार, जो माँ अपने बच्चा 9 महीने से अधिक उसका एक लगाव रहता है। तो पिता शायद इस बात को भूल जाते हैं और माँ इस बात को नहीं भूलती है, क्योंकि ये एक उसके, एक तरह से उसका अपना ही पार्ट, एक तरह से जो बच्चा होके ना होना या उसका जो सुख ना मिलना, ये डिप्रेशन का कारण भी है। ये कुंडली मेरे पास आई थी जून में, ये इनका अबॉर्शन हुआ है। उसके बाद अब इस कुंडली पे हम आगे भी बेचना जारी रखेंगे कि अगर कैसे इसका कंसीव होने का कैसे रहेगा, उसको मैं और भी देखूंगी इस कुंडली को। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर शुक्र मंगल की युति है और गुरु भी लग्नेश होकर 7th हाउस में है, तो यहाँ पर एक तरह से आशीर्वाद तो बना हुआ है, पर शायद दशाएं, और अगर आगे जैसे जैसे दशाएं जाएंगी, राहु के बाद गुरु का भी पीरियड आएगा, तो उस चीज को भी देखेंगे। और इनको अपनी तरफ से हम यही कह सकते हैं, आगे आने वाला समय इनके लिए ठीक रहे, स्वस्थ रहें और ये खुश रहें, और जल्दी से जल्दी अपनी डिप्रेशन से बाहर निकलें, अपने फैमिली को और दोबारा से कोशिश करें ठीक से। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो और ये कंसेप्ट ये आप लोगों को पसंद आएगा। नमस्कार।